नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस क्लास में ट्रांसलेशंस के बारे में आपको सिखाया जाएगा और ट्रांसलेशंस में आपको शुरुआत से लेकर के और विधिवत तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हर एक ट्रांसलेशन का एक एक सेंटेंस, एक एक टॉपिक और एक एक बात को आपको विधिवत समझाया जाएगा। इसलिए हमारे इस चैनल हब मैथ इंग्लिश को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज के इस टॉपिक में हम आपको ट्रांसलेशन सिखाने की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें ट्रांसलेशन में आपको अगर कोई छोटा सा या साधारण सा कोई भी अगर सेंटेंस दिया जाता है तो उसको बनाने के लिए आपको मेन किन चीज़ों की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि उस वाक्य में जो भी आपके पास वाक्य रखा जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सब्जेक्ट क्या है। दूसरे नंबर पे आपको उसमें वर्ब को फाइंड करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपको उसमें फाइंड करना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब हम किसी ट्रांसलेशन को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि उसका सब्जेक्ट लिया जाता है, फिर उसकी वर्ब ली जाती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिया जाता है। अब इन तीन चीज़ों को अगर आप पहचान लेते हैं तो आप कोई भी, चाहे वो सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, उसके आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकेंगे। तो अब इसमें अगर कोई हिंदी का वाक्य हमारे सामने रख दिया जाए, जैसे हमने एक वाक्य ले लिया कि सोहन किताब पढ़ता है। अब यहाँ हमने एक सिंपल सा एक छोटा सा वाक्य लिया है। अब समस्या ये आती है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको दिक्कत होती है कि वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में उनको दिक्कत होती है। तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ढूंढना कठिन पड़ेगा या आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना कठिन पड़ेगा। इसलिए सबसे सरल तरीका है, आप उसमें सबसे पहले ये देखिए कि उसमें काम कौन सा हो रहा है। तो इस पूरे वाक्य में आप देख रहे हैं कि काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। यानी इसमें पढ़ना जो कि लिखा हुआ है पढ़ता है, तो पढ़ने की जो क्रिया है, जो काम है, ये हो रहा है। तो ये साधारण तरीके से आप पहचान जाएंगे कि इसमें वर्ब पढ़ता है लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपने जब वर्ब फाइंड कर ली, फिर आपको ये देखना है कि जो वर्ब है वो कर कौन रहा है, यानी क्रिया का जो कार्य है, यानी पढ़ने का जो कार्य है वो कर कौन रहा है, यानी सोहन कर रहा है। तो सोहन हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मिल गया, सोहन और वर्ब मिल चुकी है पढ़ता। अब यहाँ पे ये देखना है कि सोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है, किस चीज़ को पढ़ रहा है, वो है हमारा किताब, यानी ऑब्जेक्ट भी हमें मिल गया। अब हमें तीनों चीज़ें मिल गई, सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई। अब हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हमें कभी भी कोई भी ट्रांसलेशन बनाना है जो कि टेंसेज के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें हमें ये तीन चीज़ें अगर आइडेंटिफाई करना आता है तो हम आसानी से उस ट्रांसलेशन को हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम टेंसेज की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो टेंसेज होते हैं वो तीन होते हैं, जो कि आपको कई सारी क्लासेज में भी समझाया गया होगा कि टेंसेज तीन होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले टेंस की, जो कि है प्रेजेंट। दूसरा जो टेंस है वो रहेगा हमारा पास्ट, और जो तीसरा टेंस रहेगा वो रहेगा फ्यूचर। अब चूंकि हमें शुरुआत से सीखना है, इसलिए हम इन दोनों टेंसेस को बाद में देखेंगे। पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे। अब ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसको भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसको हम बाय डायग्राम समझ लेते हैं। जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कंटिन्यूअस। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट, और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में।
तो अब मेन बात ये होती है कि इतने जो सारे टेंसेज होते हैं उनमें सबसे पहले हमें टेंस को, जो कोई भी ट्रांसलेशन आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसमें उसको पहचानने का तरीका बताया जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी पहचान को समझ लेते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। कई सारी जितने भी आपको किताबें या अन्य तरीके से जानकारी दी जाती है तो उसमें आपसे बोला जाता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। बेसिकली आपको यही सिखाया जाता है और आपने कई जगह सुना भी होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ज़्यादातर लिखा होता है वाक्य के अंत में, लेकिन आपको एक बात गौर करनी है। जैसे कि एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि वह सीता है। अब यहाँ पर भी ता है लास्ट में आ रहा है जो कि गलत है, तो इसलिए हम इस चीज़ को बदल देते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बात आप नोटिस कर सकते हैं कि इस वाक्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे ता है तो आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस एक सिंपल टेंस है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। इसलिए आप यहाँ पर बदल सकते हैं और लिख सकते हैं कि वाक्य के अंत में ना हो करके आपको यहाँ पर समझना है कि क्रिया, वाक्य भी लेना है लेकिन क्रिया के अंत में ता है, ती है। क्योंकि हमारी अगर वर्ब नहीं है तो वो हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा। इसलिए क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आना जरूरी है। अब इसी को एक दूसरे सेंटेंस से भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया कि सोहन किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ने का कार्य हो रहा है और पढ़ने के लास्ट में पढ़ने के साथ साथ ही लिखा हुआ है कि पढ़ता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखिए, आपने पहचानने का जो तरीका है वो समझ लिया। अब हम इसके रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके जो रूल्स हैं वो वैसे तो आपको कई तरीके से समझाया जाता है, लेकिन आप ज़्यादा गहराई में ना जा करके बस आप इतना समझ लीजिए। इसका पहला रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसके साथ में यस या ईएस का प्रयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो हमारी मेन वर्ब है, जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल करना है। ठीक है, तो पहला रूल क्या बन जाता है कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो आपको यस या ईएस का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल है तो आपको मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि हमें यस कहाँ लगानी है और ईएस कहाँ लगानी। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में या तो आपको CH मिलेगा, या तो डबल S मिलेगा, या तो SH मिलेगा, या O मिलेगा, या X लिखा हुआ मिलेगा। तो उसके साथ में आपको ES का इस्तेमाल करना है। एक रूल ये भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसके लास्ट में, ऐसी कोई वर्ब है जिसके लास्ट में Y आ रहा है तो आपको Y हटा करके IES का इस्तेमाल करना है। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि कैरी, CARRY। तो कैरी में जब इसको एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज वर्ब यूज करेंगे इसको, तो Y को हटा करके आपको उसकी जगह पर IES का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगले रूल की बात कर लें। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको बता दिया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है।
ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस ट्रांसलेशन को कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको यस लगाना है या ईएस का प्रयोग करना है। लेकिन कब करना है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल है तो सिर्फ आपको, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लाना है, और अगर कोई एक्स्ट्रा आइटम्स लिखे हुए हैं तो आपको उसको एटसेट्रा के अंतर्गत लिख देना है। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस बात को समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आसानी से किसी ट्रांसलेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला एक एग्जाम्पल जो कि हम अपने पहचान में लिख रहे थे कि सोहन किताब पढ़ता है। अब जैसा कि आपको हमने बताया हुआ है कि अगर हम ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाएंगे या पहचान नहीं पाएंगे तो हम इस वाक्य को बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओनली स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम वर्ब ढूंढेंगे, और वर्ब क्या है हमारी इस सेंटेंस में? पढ़ना, यानी कि ये हमारा वर्ब हो गया। इसके बाद में पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? सोहन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और किस चीज को पढ़ रहा है? किताब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट क्या है? सोहन, जिसकी हमें इंग्लिश लिख देनी है। इसके बाद में कह रहा है मेन वर्ब, और मेन वर्ब है इसमें पढ़ना, जिसकी इंग्लिश लिख देनी है रीड। अब आप देखेंगे पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो चूंकि सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ में यस का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि आपको पीछे बताया था कि यस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और यस का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो यहाँ पे यस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हमारी वर्ब हो गई, उसके साथ में हमने यस या यस में से यस का इस्तेमाल कर लिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, लेकिन आपको इसके पहले द लगाना है, रीड्स द बुक। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा देखिए, जैसे हमने दूसरा ले लिया कि वह मंदिर जाती है, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस है। तो अब यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट यानी वह। अब चूंकि एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पे तो उसकी इंग्लिश होती है सी। इसके बाद में वर्ब लाएंगे, और वर्ब क्या है? जाना, यानी गो। अब चूंकि आपको बताया था कि अगर हमारे वर्ब के लास्ट में ओ, एस एच या डबल एस या एक्स आता हो तो वर्ब के साथ में ईएस का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे ईएस का प्रयोग करना है, यानी सी गोज। अब चूंकि कोई डेस्टिनेशन हो हमारे किसी भी सेंटेंस में, जब आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस जाने की जिसमें घटना हो रही हो और उसके साथ साथ कोई डेस्टिनेशन हो, जैसे यहाँ पे मंदिर है जहाँ जाने की बात, तो उसके लिए आपको गोज के बाद में यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में सी गोज टू, इतना बन गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मंदिर, और मंदिर सी गोज टू टेम्पल, यानी ये हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया। अब तीसरे में हम विद प्लूरल सब्जेक्ट बात कर लेते हैं, तो तीसरा ले लेते हैं, जैसे कि वे गांव में रहते हैं। अब यहां पर वे बहुवचन है, इसीलिए सब्जेक्ट क्या लेंगे? वे, यानी दे। अब चूंकि आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यस या इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी दे, और वर्ब क्या है? रहना, यानी लिव। दे लिव। अब कहाँ रहते हैं? ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कहाँ रहते हैं? गांव में, यानी इन द विलेज। तो दे लिव इन द विलेज। ठीक है,
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आपने इसको प्रयास किया है, कितनी आसानी से इसको समझा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स और आपको आगे समझाएंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि और अच्छा हम प्रयास करें और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। इसीलिए आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को और हमारे इस प्रयास को इनकरेज करना है, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियोस ला सकें। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जहाँ कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट हो हमारे को इनकरेज करें, या अगर आपको कहीं पे कमी नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हाँ आप इस तरह से पढ़ाएं, ताकि और अच्छा तरीके से हम मेहनत करें, प्रयास करें। आपके लिए इसके इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।